जय हिंद। हम आज आपको इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास के पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? हिस्ट्री। इतिहास के पिछले का हिस्ट्री को 3 कालखंड में बांटा गया था। हिस्ट्री के कितने कालखंड में बांटा गया था? प्राग, आद्य और ऐतिहासिक। हिस्ट्री को 3 कालखंड में बांटा गया था। आपको हम इसमें प्राग ऐतिहासिक पढ़ा चुके थे। प्राग ऐतिहासिक में 3 खंड होते थे। पूरा पाषाण, प्राग ऐतिहासिक को भी कोई पाषाण काल कहते थे, क्योंकि इसमें पत्थर का खोज हो चुका था, इसमें कांसा का खोज हो चुका था, इसमें लोहा का खोज हो चुका था। इसीलिए इसको कांस्य युगीन कहते हैं, इसको पाषाण काल, इसको लौह युग। अब इसके बारे में तो हम आपको बता चुके थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण। मध्य पाषाण काल में खेती के साक्ष्य मिलने लग चुके थे, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से खेती यानी कृषि हमको कहाँ? नवपाषाण में मिला था। आप पीछे से वो था, देख लीजिएगा। अब हम इसमें आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मेनली इसमें लिखित तो हमको मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। लिखित मिला है आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी लिखित है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक हम आपको बताए थे। पुरातात्विक स्रोत तीनों में मिलना है। प्राग ऐतिहासिक में भी, आद्य ऐतिहासिक में भी और ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत मिलना है। लिखित इसमें लिखित नहीं मिला है। जब लिखवे नहीं किया तो पढ़ेगा कहाँ? इसमें लिखित मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक में सबसे ज़्यादा हमको पढ़ना है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हमको आद्य ऐतिहासिक में ये पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि इसका जो है इसका लिखित मिला है कि? तो लिखित तो मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिखित मिला है तो इसका लिपि क्या है? हम लोग हिंदी लिखते हैं, हम लोग हिंदी राम एक लड़का है ऐसे लिखते हैं, तो यह कौन सा लिपि है? देवनागरी है। इधर से जो भी इधर से इधर की ओर लिखा जाता है वह देवनागरी कहलाता है, और इधर से इधर की ओर लिखा जाता है वह खरोष्ठी लिपि होता है। इधर से इधर की ओर लिखे जाने वाली भाषा खरोष्ठी होती है, और इधर से इधर लिखी जाने वाली भाषा क्या होती है? देवनागरी। और ऊपर से नीचे रोमन लिखा जाता है, ऊपर से नीचे रोमन। इधर से इधर देवनागरी, इधर से इधर देवनागरी लिखा जाता है। ऊपर से नीचे जो भी भाषा लिखी जाती है वह रोमन, और इधर से इधर जो लिखी जाती है वह खरोष्ठी होती है। तो ये कौन सा लिपि है? अब भाई इसमें जो पढ़ा नहीं जा सका है ये कौन सा लिपि है? तो यह जो है इसका लिपि जो है, अब हम इसको सिंधु घाटी से ये मिटा देते हैं। मेनली हम आपको यहाँ पे लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो लिपि है ना, लिपि सिंधु घाटी सभ्यता इधर से लिखा हुआ है कि इधर से लिखा हुआ है कि ऊपर से नीचे लिखा हुआ है? अगर इधर से लिखा हुआ है तो देवनागरी लिपि कहेंगे। ऊपर से नीचे अगर होगा तो क्या कहेंगे? रोमन लिपि। और इधर से इधर होगा तो खरोष्ठी। यह कोई इधर पता ही नहीं था, अगर इधर से इधर लिखा था पता रहता है कि क्या लिखा हुआ है। यह भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक। इसकी लिपि क्या है?
भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक ये होती क्या है सो हम आपको बताते हैं। आप बच्चा को देखे होइएगा, इसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ए फॉर एप्पल कहता है, उसके बाद एप्पल का चित्र बना हुआ रहता है। तो बताया था कि बाबू ये क्या है, एप्पल का चित्र है, यानी ए फॉर एप्पल। ए फॉर तो वो एप्पल मीनिंग देख करके नहीं जानता है, वह एप्पल के चित्र, वो सेब के चित्र बना हुआ है तो वो एप्पल, इस सेबे को एप्पल कहते हैं, यानी वह चित्र से पता लगाता है। तो यहाँ भी इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में कि लोग जो थे उसका लिपि भाव चित्रात्मक था, यानी कि वह चित्र से देख करके किसी भाषा का पता लगाते थे। अब हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। हम आपको बताते सबसे पहले कि सर अब सिंधु घाटी सभ्यता का तो सभ्यता क्या होता है और सिंधु घाटी सभ्यता ये क्या है। तो सबसे पहले आप सभ्यता के बारे में जानिए। सभ्यता क्या होता है। सभ्यता सभ्य लोगों के समूह को सभ्यता कहते हैं। संस्कृति यानी कि संस्कार से ही संस्कृति बनता है। जैसे घर में हम रहते हैं तो अपने से बड़े का इज्जत करते हैं, अपने पापा को कैसे इज्जत करना है, मम्मी के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये हमारा संस्कृति है। ये हमारा संस्कृति है कि अपने से बड़ों का कैसे, हमारा वेशभूषा से हमारी संस्कृति यानी संस्कार का पता चलता है। तो ये घर में जो लोग रहते हैं तो संस्कार होता है, और जब यही संस्कार बड़े से जगह में रहता है, बहुत सारे जगह में रहता है, दूर बहुत ज़्यादा शहर में, एक शहर में मान लीजिए संस्कृति हो जाता है तो वही सभ्यता हो जाता है। वही क्या हो जाता है, सभ्यता कहलाता है। तो घर में दिए जाने वाली संस्कृति क्या कहलाता है, सभ्यता कहलाती है। अब यह जो है सभ्यता के बारे में समझ लिया। सभ्यता संस्कार है। जब संस्कार लोग एक बड़े से समूह में रहता है तो उस जगह को सभ्यता कहते हैं। अरे संस्कृति, जिस लोग के पास संस्कार है ना, वो ज़्यादा लोग एक जगह पे रहेगा ना तो वह सभ्यता कहलाएगा। मान लीजिए आप ही के गांव में सभी लोग सभ्य लोग रहेंगे। सभ्य लोग के मतलब क्या, उसके पास मानिए कैसा मानवता नाम की चीज़ रहता है, मानवता रहेगा, नमस्कार। पहले क्या था मालूम है, हमारी भारत की संस्कृति क्या था, दूर से नमस्कार करने का था, लेकिन वो गड़बड़ा गया था। दूर से नमस्कार नहीं ना था, लेकिन कोरोना काल में पता चल गया कि वो दूर से नमस्कार, पानी उठा के पीता था, हमारा संस्कार था, पानी गिलास से उठा के पीता था। लेकिन नहीं वैसा हट गया था, लेकिन कोरोना काल में हमको पता चल गया कि पानी उठा के पीना है। तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं हमें पीछा करती है और हमको उससे बांधे हुए रखती है। तो वही सभ्य लोग होता है। सभ्य लोग यानी कि जो अपने से बड़ों का इज्जत करते हैं। सभ्य समझ सकते हैं अपने से बड़ों का कैसा आदर करना है, कैसे रहना है एक दूसरे के साथ। तो यही सब संस्कार होता है। जब वही संस्कार वाले लोग एक जगह पे बड़े समूह में रहते हैं ना, मान लीजिए आपके गांव में सभी संस्कार लोग हैं, सभी अच्छे लोग संस्कार हैं, तो आपका वही संस्कृति, वही सभ्यता आपका गांव कहला जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे कुछ ऐसे सभ्य लोग रहे होंगे या एक शहर बसा होगा, उसी को न सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो भाई मानो हम आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ और उसको कौन खोजा, कब खोजा, कहाँ से खोजा, ये सब सारा कहानी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, आज से तकरीबन लगभग 2550 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता माने कब, माने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। कब, आज से 2550 वर्ष पहले, यानी मोटा मोटी 2500 वर्ष पहले यह सिंधु घाटी माने ये लोग बसे हुए थे। सिंधु घाटी के किनारे लोग सब रहता था। तो यह कैसे चौपट हो गई, कैसे पता चला, कौन देखा, कौन खोदा, कैसे पता चला, तो हम बताते हैं। इसके बारे में कहानी हम आपको बताते हैं। हमारा भारत क्या है भाई, कैसे बनेगा।
ये मोटा मोटी इतना अच्छा से वो नहीं पता रहता है हमको। मान लीजिए मोटा मोटी ये भारत का नक्शा है, ये है हमारा भारत। यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान मोटा मोटी याद रखिए, यहाँ पे पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। हम रेड से बना देते हैं, कहाँ गया भाई रेड पेन? ये और यहाँ से ना ऐसे ऐसे ये जो है ऐसे जो खींचे हैं ये वाला, यही है सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी कहाँ से स्टार्ट हुआ? इधर क्या है? चीन। चीन से सिंधु नदी का उद्गम क्या है? चीन से होता है। तो हमारा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, समझा, सिंधु घाटी सभ्यता जो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि कुछ एरिया पाकिस्तान में है और कुछ एरिया हमारा भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ जगह हमारे भारत में है, कुछ जगह पाकिस्तान में है, और यही है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था यह, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो भाई यहाँ पे सब नगर, सब शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता में ना, एक बहुत सारे नगर मिले हैं, बहुत सारे जगह मिले हैं, इधर भी मिले। तो ये सिंधु नदी के सामने कहाँ है? ये इधर भी मिले, 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 इधर भी मिले। तो सब के सब तो सिंधु नदी के किनारे नहीं है। क्या है कि इसके इधर से कोई भोगवा नदी गुजरा हुआ है, कोई क्या कहता है डास्क नदी गुजरा है, कोई चिनाब नदी है। तो ये सब नदी, सब जो है जितना नदी है वो सब के सब नदी जा कर के मिलता है सिंधु नदी में। इसीलिए इसके किनारे जो बसा हुआ शहर होगा वह भी तो कहलाएगा सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे। अरे एक मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए कोई भी नदी है, इससे ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, बड़ा ये नदी है, तो इसी नदी के नाम पर नहीं शहर का नाम पड़ेगा है? बिहार या पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, और नदी उससे मतलब नहीं है। हम क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए बिहार को कहेगा तो वो कहेगा वही पटना घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी माने सिंधु के घाट पे, घाट माने जानते होइएगा, घाट माने किनारे। तो सिंधु के घाट पे माने किनारे किनारे जो नगर सब है ना, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये है। अब इसमें हम जानते हैं इसका क्या है। यह इसका खोज कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में तकरीबन, सिंधु घाटी सभ्यता में तकरीबन क्या है, तो कहाँ लिखा है, शहर जो है ना उस समय अभी 1500 से तकरीबन अधिक शहर का माने खुदाई हो पता चल चुका है। लेकिन उस समय जब खुदाई पहली बार हुआ था तो 300 शहर मिला था, जिसमें राजस्थान से ही 200 शहर था। 300 शहर मोटा मोटे मिला था, 300 से 350, 300 से 350 शहर मिला था। लेकिन 200 शहर राजस्थान से, हमारे भारत से ही मिला था 200 शहर। अब देखिए यह सिंधु नदी कैसे मिला, क्या मिला, वो सब हम कहानी बताते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। 1846 में हमारे देश में पाकिस्तान कथी कहता है इंग्लैंड वाले आए, अंग्रेज आए। तो वो क्या किए? हमारे देश का दोहन किए। तो क्या करते थे, यहाँ से पेट्रोलियम, कोयला की खान, ये सब खन के और ले जाते थे, उसका व्यापार करते थे। तो एक थे चार्ल्स मैसन नाम के अंग्रेज अधिकारी थे। वही कोयला खोदने के लिए घूमे, इधर उधर जा रहे थे, तो यही के आसपास गए। 1846 ईस्वी की बात है। चार्ल्स मैसन मैसेज दिए जानकारी। चार्ल्स मैसन 1846 ईस्वी के आसपास में क्या किए, इधर घूमे तो क्या देखे कि ज़मीन से, जैसे ये मान लीजिए ज़मीन का सतह है, इस पर कुछ उठा हुआ है, कुछ दीवार उठा हुआ है, कुछ घर का छत उठा हुआ है, कुछ
कुछ कुछ उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है। तो भाई आप भी देखिएगा कुछ उठा हुआ तो पता चलेगा ना कि कुछ यहाँ ना नीचे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ कुछ न कुछ होगा। तो चास में से देखे कि कुछ उठा हुआ है तो पता चला कि यहाँ पे कोई न कोई सभ्यता, कोई शहर रहा होगा जो नीचे धंस गया होगा। पुराना गांव से धंस जाता है, ज़मीन में धंस जाता है, बहुत दिन हो जाता है। आपके अगर शहर में भी होगा ना, आपके शहर में भी वो पुराना अगर घर होगा तो बहुत नीचे हो गया होता है। तो चास में से देखे कि धंस गया तो यहाँ पे वो सोचा कि यहाँ ना कुछ सभ्यता, कोई ना कोई गांव बसा होगा जो नीचे धंस गया है। तो वो क्या किए, 1821 ईस्वी क्या था भाई, 1826 ईस्वी में उन्होंने एक बुक को लिखे। बुक में वो जानकारी क्या किए, बुक में लिख करके वो रख दिए। तो 1846 ईस्वी में उसके बाद क्या किया कि ब्रूस बंधु, ऐसा ही कोई बंधु है जो क्या कि यहाँ पे रेल का रास्ता बनाने, रेल का रास्ता वो तो छोड़ दिए बस वहाँ पे। उसके बाद ये समझ गए कि यहाँ पे कोई होगा, वो ज़्यादा थे कि वहाँ पे जब रेल मार्ग बना रहे थे तो वहाँ पे ईंटा निकला, रेल मार्ग बनाया, वहाँ पे खोदा ईंटा निकला। तो उस ईंटा को वह रेल के पटरियों में यूज कर दिया, रेल के पटरी में यूज कर दिया, वो हो गया। उसके बाद 1853 से 1856 इस बीच में, 1853 से लेकर 1856 के बीच एक आए जनरल कनिंघम आए, जानकारी दिए चास में से, जानकारी देने का काम किया। चास में से यहाँ पे कोई सभ्यता दबी हुई है, माने कोई शहर बसा हुआ था जो नीचे दब गया। लेकिन कनिंघम क्या किए, कनिंघम क्या किए, घोड़ा से इस सारा चारों साइड नाप दिए, घूम गए, घोड़ा से चारों साइड घूम गए, पूरा उसका सर्वेक्षण कर दिए। कनिंघम क्या किए, उसका सर्वेक्षण कर दिए। मैसेज कौन दिए, चार्ल्स मैसन, जानकारी दिए। सर्वेक्षण कौन किए, सर्वेक्षण किए कनिंघम 1853 से 1856 में सर्वेक्षण किए। वो कहे कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पूरा सभ्यता फैला हुआ है। यह सभ्यता कितना है फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये पूरा सभ्यता फैला हुआ है। कनिंघम का सर्वेक्षण किया। कनिंघम कौन थे, भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम को कहा जाता है। इन्होंने 1800 जनरल कनिंघम, ये भारतीय पुरातत्व के जनक किसी को जनरल कनिंघम को कहा जाता है। यह क्या किए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में नाप दिए घोड़ा से पूरा कि एकदम 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई। उन्होंने क्या किया, एक जॉन मार्शल थे, उनको कनिंघम क्या किए, जॉन मार्शल खुदाई का काम दे दिए, खुदाई का काम जॉन मार्शल को खुदाई का काम मैंने दे दिया। तो जॉन मार्शल थे बड़ा अधिक, चार्ल्स मैसेज देने का, जानकारी देने का काम किए। कनिंघम सर्वेक्षण कर दिए और वो बताया कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। जॉन मार्शल को खुदाई का काम दिया गया। ये कनिंघम कहे कि आप जा कर के खुदाई करवाइए। तो भाई ये बड़ा अधिकारी था, तो ये तो स्वयं तो करेगा नहीं, तो यह 1921 ईस्वी में, इसे मिटा देते, इसको नोट कर लीजिए। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को खुदाई का काम दे दिया। दयाराम साहनी को कहा कि आप खोदिए, और उनको कहा कि आप जो इसको खोदिएगा ना तो जोतने के एकदम सोझे नहीं, उसको कुदारी मारना है, इसको देखना है, जहाँ जहाँ क्या होगा मजबूत होगा वहाँ पे ज़्यादा ज़बरदस्ती, मोटा मोटी ज़बरदस्ती नहीं खोदना है। जो हला मिट्टी होगा ना उसी को खोदना है। मान लीजिए आप यहाँ पे गड्ढा खनिएगा और फिर से इसको भरिएगा तो कैसा रहेगा,
उसको जल्दी खोद सकते हैं। तो वैसा ही खोदना है, लेकिन गड्ढा के बगल में तो नहीं आप खोद सकते हैं ना, उसमें मेहनत लगेगा। तो मेहनत नहीं करना है खोदने में, जो हौले हौले खोदा जाएगा उसको खोदिएगा। तो 1921 ईस्वी से पहली बार दयाराम साहनी इसको खोदने का काम स्टार्ट किया काम। अब हमको सबसे पहले ये पता है कि यह शहरी सभ्यता था, कैसे चला। यह खोदा तो क्या देखा कि खोदा तो क्या किया, खोदते देखा, चारों साइड खोदते देखा कि चारों साइड जो है ना शहर बीच में है, चारों साइड इसको छरदेवाली जिसको कहते हैं वो है। चारों साइड क्या है, छरदेवाली जिसको कहते हैं, माने बाउंड्री है। चारों साइड क्या है, बाउंड्री है और शहर बीच में। तो इससे भी हम कह सकते कि ये जो है शहर, एक शहर के लोग ही ना पूरा शहर बसा लेगा, चारों साइड बाउंड्री कर लेगा, दूसरा तो कर नहीं सकता, ग्रामीण सभ्यता का लोग नहीं कर सकता है। उसके बाद और क्या था इसमें जो थे सड़क जो था सभी सड़क 90 डिग्री पर कटा हुआ था। ये मान लीजिए सड़क है, फिर से एक सड़क आकर ऐसी मिल जाती थी, एक सड़क आकर ऐसी मिल जाती थी, एक सड़क आकर ऐसी मिल जाती थी। जितना सड़क था सब के सब 90 डिग्री पर कटा हुआ था। उसके बाद सड़क के किनारे नाली था और ढकी हुई नाली था। मान लीजिए ये सभ्यता है और ये सड़क है, तो इसके किनारे नाली था, इसके किनारे क्या था, नाली था, ढकी हुई नाली था। यहाँ पे एक पानी गिरने के लिए गड्ढा था। तो हमको इससे पता चलता है कि सड़क जो है 90 डिग्री पर कटी हुई थी और सड़क के किनारे में नाली था, शहरी सभ्यता। और इसका ईंट जो था ना पक्का ईंट था, यानी इसके जो शहर के घर वगैरह बने हुए थे ईंट पक्का होगा ही भाई। अगर पक्का कच्चा ईंट रहता है उसी में और खुरपी मारता या कोदाल मारता उसी के साथ बह जाता। तो पक्का ईंट था, यहाँ का ईंटा जो था पक्का था। उसके बाद चारों ओर बाउंड्री था। तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता था शहरी सभ्यता था, इसे कह सकते हैं। अब देखिए हम इसको बताते हैं कि यह शहर कैसे था, किस प्रकार से बसा हुआ था। इस शहर का सबसे पश्चिमी साइड यहाँ पे था अफ़गानिस्तान। इधर अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पे था एक शहर, यहाँ पे था सुतका गेंडोर एक शहर यहाँ पे था। एक कश्मीर में था एक शहर, यहाँ पे था मांडा, एक था मांडा। उसके बाद एक सबसे लास्ट, हम लास्ट छोड़ के बात कर रहे हैं, एक था यहाँ पे आपको, एक यहाँ पे था दैमाबाद और एक शहर था यहाँ पे दिल्ली के आसपास था आलमगीरपुर। अब देखिए ये जो शहर था इस प्रकार का शहर था, इसके अंदर ही ये लास्ट छोर ये है, ये इसका लास्ट इधर माने पूर्व साइड में लास्ट छोर क्या है आलमगीरपुर, उत्तर में क्या है लास्ट छोर मांडा, दक्षिण में क्या है दैमाबाद और पश्चिम में क्या है सुतका गेंडोर। इस सब को मिलाइए आप, कहाँ गए, इस सब को यदि आप मिलाते हैं, इस सब को आप यदि मिलाते हैं तो किस आकार का त्रिभुज। इसको थोड़ा है तो इसमें नहीं करेंगे, इसको कहेंगे पूर्वी साइड में कम विकास होने के कारण सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। किस आकार का बना त्रिभुजाकार। पूर्वी साइड में कम विकास होने के कारण सिंधु सभ्यता का आकार क्या था, त्रिभुजाकार था। आपको सबसे पूर्व साइड यहाँ पे याद रखेंगे, पूर्व साइड में क्या था आलमगीरपुर, उत्तर मांडा, दक्षिण दैमाबाद और पश्चिम सुतका गेंडोर। इस प्रकार से हम सारा शहर के नाम याद रखेंगे। शहर के नाम माने सबका, इस शहर के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है, सम बराबर एड। स से सुतका गेंडोर,
म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। आप इधर से कोई भी देवनागरी लिपि जो लिखते हैं तो इधर से लिखते हैं ना, तो स से स सम स म ए ड, स म ए ड। तो स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। तो हम ये याद रखेंगे सम बराबर 8, तो हम जान जाएंगे। यानी कि पश्चिम साइड में कौन सा था शहर? सुतका गेंडोर, पूर्व साइड में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। इस प्रकार से हमको ये शहर सब था। अब हम आपको कुछ इसमें प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? 2500 वर्ष, 2500 ईसा पूर्व, मानी आज से तकरीबन रखिए ना 5000 वर्ष पुरानी है यह सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण का काम किसने किया? सर्वेक्षण का काम किसने किया? कनिंघम। सर्वेक्षण का काम किसने किया? कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। खुदाई करने का काम किसने किया? दयाराम साहनी। खुदाई करने का इजाज़त किसको मिला? तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को इजाज़त मिला, लेकिन यह जॉन मार्शल तो बड़ा अधिकारी था, वो स्वयं करेगा नहीं, तो दयाराम साहनी को खुदाई करने का आदेश दे दिया। अब देखिए इतना कुछ है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा शहर मिला है, बहुत सारा शहर मिला है, इसके अंदर ही बहुत सारा शहर मिला है। अब इस सारा शहर को हम कल पढ़ेंगे। इस सारा शहर को कल पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सा शहर सबसे पहले, कौन सा शहर खुदाई हुआ, सबसे पहले कौन सा शहर मिला। तो सबसे पहले हड़प्पा का खुदाई हुआ था, दयाराम साहनी 1921 में किया। 1922 में राखलदास बनर्जी किया। उसके बाद 2 शहर का, उसके बाद चनहुदरो का खुदाई हुआ, उसके बाद सुतका गेंडोर, बहुत सारा शहर है। हम हर शहर को आपको बता देंगे, और कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, किस शहर से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ये सारा कुछ हम आपको कल के क्लास में बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते थे आज, आप वीडियो रेगुलर देखते रहिए। हम आपको बताते हैं कोई ज़्यादा हार्ड जो पीसीएस के एग्ज़ाम कहता है, लोग हवा बना कर रख ले हैं कि पीसीएस भारी है, ये है वो है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है पीसीएस, कुछ नहीं। बस आपको लगना चाहिए कि हमें कुछ करना है। अगर लाइफ में अगर जीना है तो आप सक्सेस हो जाइए ज़िंदगी में। सक्सेस नहीं होइएगा ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा। सक्सेस नहीं होइएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ज़िंदगी आपको कोई आदमी ये नहीं पूछेगा कि आप क्या किए। अभी हर व्यक्ति को मज़ा आता है किसमें, बुरी चीज़ों में। हम आपको क्या बताएं, खोल के नहीं बताना चाहते हैं, फिर भी आपको बताते हैं। ये सब इधर उधर की बात जानते हुए आप समझते होइएगा। इधर उधर में आप मन लगाना हटा दीजिए, वो आपकी ज़िंदगी का सही चीज़ नहीं है। अरे चाह लीजिएगा ना, आप ये मत सोचिए कि कोई निकाल लिया, उतना पीसीएस का एग्ज़ाम निकलिए उतना पढ़ता था। भाई वो भी तो मानव था ना, क्या उससे आप कमज़ोर हैं? नहीं, आप उससे उसी के जैसा आप भी निकाल सकते हो। बस आपको उसके हिसाब से पढ़ना होगा। पीसीएस निकालना है तो उसके हिसाब से काम करना होगा। आप पढ़िए, मन से पढ़िए। हम कहते हैं 2 साल आप मेहनत कर लीजिए ना, 2 साल आप मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं बुझाएगा, ये कुछ नहीं बुझाएगा। हम आपको कहते हैं ना, आपको जो भी चीज़ हम आपको बताए हैं, आपको ज्योग्राफी का क्लास 2 क्लास डाल दिए हैं, और हिस्ट्री का हमारे पास तो अभी समय इतना बचता नहीं है, इतना समय है नहीं, इसलिए हम आपको समय ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हम आपको सारा क्लास, जितना आपको पीसीएस के एग्ज़ाम में जो भी जरूरी पड़ता है, वो सारा क्लास हम आपको सिलेबस पढ़ा देंगे। हिस्ट्री का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, या पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हो, या क्या कहता है उसको, इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो, या मैप का सिलेबस, कोई भी चीज़ का सिलेबस हम आपको पढ़ा देंगे। अब सिलेबस पढ़ा देंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी, रेलवे या पीसीएस या यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना, आपको निकल जाएगा। बशर्ते आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। कुछ नहीं होता है, बहुत हौला होता है इसमें। आप इतना मन में सोचिए ना, हौला है। आप कोई भी चीज़, मान लीजिए पेन है, ये पेन है रखा हुआ है, इसको यहाँ पे पहले ही सोच लिया बहुत भारी होगा, भाई कैसे उठाए, नहीं उठेगा। कितना ये भारी रखा हुआ है, ये
हौले तो चीज़ है, उठ जाएगा। आप सोचिए कि बहुत हौला चीज़ है, पीसीएस बहुत कमज़ोर चीज़ है, आराम से निकल जाएगा। आप भारी क्यों, आप किसी को जान लेते हैं भाई, किसी को मान लेते हैं कि हमसे ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए आप पर राज करता है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपसे होगा नहीं, आप सोचिए हो जाएगा, और लग जाइए तैयारी में। नहीं किया तो ठीक है, कल हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से सारे मिले थे। और आप हाँ मन से पढ़िए, जॉब कीजिए, उसके बाद ही आपका सही रहिएगा। उसके बाद कोई पूछेगा भी, वरना कोई नहीं पूछता। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, अब कल देखेंगे, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, सही रहेगा। जय हिंद।